Good morning, everyone, and welcome to all of you. Today, I'm going to explain Common Error Set 2 और Error Detection Set 2। इस सेट के अंतर्गत मैं आज जो कॉमन एरर्स बताऊंगा उनमें एरर डिटेक्ट करने का ट्रिकी तरीका, कैसे जल्दी से जल्दी हम एरर को डिटेक्ट कर लें, और साथ ही साथ मैं करेक्शन भी सिखाऊंगा कि उन्हें कैसे आप बहुत ही जल्दी और 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट कर देंगे। तो यह जो सेट होगा आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एसएससी वाले लोग भी इसे देख सकते हैं क्योंकि रूल जो होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। बेसिक पैटर्न के ये सभी क्वेश्चंस हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, और पहले प्रश्न के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप अंत तक देखें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखेंगे और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे, नए लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। आप सभी जानते हैं आर्मी का एग्जामिनेशन, क्लर्क वाला एग्जामिनेशन होने वाला है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और भी कई एग्जामिनेशन सामने हैं। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, उन सभी विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएंगे जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है या जो आगे की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी परीक्षाएं हमेशा होती रहती हैं और कई सारे स्टूडेंट्स खोजते रहते हैं कि कहाँ से हमें मैथड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। मैं बिल्कुल हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो आप सभी शेयर जरूर करें, यह उम्मीद है आपसे। लाइक जरूर करें। ही डिड नथिंग एल्स दैन प्ले। इल्स के साथ हमेशा बट आता है, याद रहे। आप ट्रिक सीख लें और ऐसे ऐसे ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप एरर को देखते बनाएंगे। एल्स के साथ आपको हमेशा बट लगाना है, दैन कभी भूल करके नहीं, इसलिए दैन हटाइए और यहाँ पर आप यूज कर दीजिए किसका, बट का, यानी आपका आंसर होगा 3। ही डिड नथिंग एल्स बट प्ले, यानी उसने खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया। तो आपने सीखा एल्स के साथ बट लगाना है, दैन या देन या कुछ अन्य दे करके एरर दिया जाएगा। आप ध्यान रखें, दैन देन कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बट होगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज टू हियर व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स होता है गंतव्य। डेस्टिनेशन मीन्स होता है वह जगह जहाँ कोई जा रहा होता है, जहाँ कोई पहुँचने को होता है, जाने को होता है, उसका गंतव्य, उसकी मंजिल। अब यह क्वेश्चन जो है प्रेपोजिशन से है, इसके पहले वाला क्वेश्चन कंजंक्शन से था। अराइव के साथ प्रायः एट का प्रयोग होता है, यदि एट न दिया गया हो तो हम इनका यूज भी कर सकते हैं। दोनों में अंतर यही है कि एट स्मॉल प्लेसेस के लिए आता है, एट का प्रयोग हम स्मॉल प्लेसेस के लिए करते हैं और इन का प्रयोग बिग प्लेसेस के लिए करते हैं, बड़े बड़े स्थानों के लिए करते हैं। यहाँ स्पष्ट नहीं है कि डेस्टिनेशन है क्या, कहाँ जाना है, तो बेटर होगा कि हम एट का प्रयोग करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में एट जो होता है वो प्रेफरेबल होता है इन की अपेक्षा। तो 2 का आंसर 2 होगा और 2 हटा करके हम एट का प्रयोग करेंगे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज 3। आई सॉ हिम अ कपुल ऑफ टाइम्स सिंस मे। अच्छा, कितना सिंपल है, टेंस से यह क्वेश्चन है। सिंस के बाद टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, तो जब कभी सिंस या फॉर के बाद टाइम इंडिकेटिंग वर्ड दिए गए हों तो टेंस यूज करते समय आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ जो सॉ है यह गलत है, इसके बदले हम लिखेंगे हैव सीन। हैव सीन, यानी वाक्य में सिंस या फॉर अगर दिया गया हो तो इन दोनों के ही साथ यूज होने वाला स्ट्रक्चर हैज, हैव, बीन प्लस V4 होता है। और यदि किसी कारणवश हैज, हैव, बीन प्लस V4 का यूज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ वर्ब्स हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन, जिनमें ING वर्जित है, हम नहीं लगा सकते, तो उन्हें हमें लिखना पड़ता है हैज, हैव, V3 के फॉर्म में। और उन्हीं में आता है एक सी हियर, फील, नोटिस, ऑब्जर्व, ये आप जानते होंगे, इनमें ING नहीं लगाना है।
तो इसलिए हमने हैव बीन सीइंग न लिख करके हैव सीन लिखा है, यानी 3 का आंसर 1 होगा। तो बहुत ही सरल है, जब भी सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया हुआ हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 1 नंबर में सेलेक्ट करें। यदि ऑप्शन में से आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस न दिया गया हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट को सेलेक्ट कर लें, यानी 3 का आंसर ए। यहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट की ज़रूरत थी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ फॉर हियर एंड इट इज़ आई नो ए डॉक्टर whom यू आर रेफरिंग टू। यहाँ whom जो है यह रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के आने के चलते यह डॉक्टर जो है खास हो जा रहा है। अब स्पेशल सेंस में यह आ जा रहा है, इसलिए ए गलत है। यहाँ ए के जगह हमें द लगाना होगा, यानी 4 का आंसर होगा 2। अब इसे भी आप ट्रिक से सीख सकते हैं। सभी एरर्स के लिए ट्रिक मैं आपको देता हूँ। इजीली आप एरर डिटेक्शन और साथ साथ करेक्शन करने लगेंगे सभी वीडियोस को देखें तो। यदि आप एडवांस लेवल के एरर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के एस चंद्स ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एस चंद्स ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश सर्च करें प्लेलिस्ट में, और आपको वहाँ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के 750 क्वेश्चंस मिलेंगे। एडवांस टाइप, बेसिक टाइप भी है और एडवांस टाइप्स भी हैं। 750 एरर डिटेक्शन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाएं, और इस वीडियो के अंतर्गत भी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका प्लेलिस्ट दे दूंगा। एस चंद ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश भारत की सबसे मशहूर किताब है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए। जो लोग अंग्रेज़ी बेस्ट करना चाहते हैं वे इस किताब को ज़रूर पढ़ते हैं, और मैं इसका साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एरर डिटेक्शन सब करा रहा हूँ। कुछ समाप्त हो गए, कुछ अभी चल रहे हैं। तो अगर आप इन एरर से एडवांस लेवल के एरर या और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को सर्च करें और जाकर के सभी क्वेश्चंस को देखें। तो यहाँ ट्रिक क्या काम कर रहा है? यहाँ ट्रिक है कि हमें द उस नाउन के साथ लगाना होता है जिसके बाद हु, हुम, विच या दैट जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं। यदि किसी नाउन के बाद हु, हुम, विच, दैट जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आए हुए हों तो हमें वहाँ द लगाना होता है। कारण यही है कि जब ये आते हैं तो उस नाउन को खास बना देते हैं, और खास कोई भी नाउन हो जाता है तो उसके पहले हमें द लगाना होता है। 4 का आंसर 2 होगा। एरर डिटेक्शन सीखने का बेस्ट तरीका है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। It is 5 here and the question is patience as well as perseverance. Patience means होता है धैर्य, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, धीरज, और परसेवरेंस मीन्स लगन। लगन बोलचाल की भाषा है, इसे आप हिंदी में सतत प्रयास कहते हैं। सतत प्रयास, सामान्य तौर पर इसे हम लोग लगन कहते हैं। आप सुने होंगे लोग कहते हैं पढ़ाई में तुम्हारा लगन नहीं है, तुम मन नहीं लगाते हो। दैट इज कॉल्ड परसेवरेंस। तो पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नहीं होगा, इज होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिंटैक्स के अंतर्गत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत सीखा है कि यदि दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हों या दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग एज वेल एज के पहले आने वाले नाउन के अनुसार होता है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए आर के जगह हम इज का प्रयोग करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नेसेसरी के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन फॉर लगता है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। तो आंसर आपका 2 होगा 5 का। It is 6 here and the question is scarcely had I arrived then the train left.
यह क्वेश्चन कंजंक्शन से है और यदि वाक्य के प्रारंभ में स्कार्सली, रेयरली या हार्डली दिया गया हो तो पेयर्ड कंजंक्शन के रूप में हम देन का यूज कर ही नहीं सकते हैं, हमें व्हेन का यूज करना होता है। इसलिए आंसर होगा 2। अगर नो सूनर वाला स्ट्रक्चर होता तो नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करते। इस ट्रिक को भी आप नोट कर लें और पहले वाले ट्रिक को भी आप नोट कर लें। जब भी आप वीडियो को देखें तो कॉपी ले करके बैठें और मैं एक प्रॉपर समय दे रहा हूं, इस बीच आप एरर डिटेक्ट करें, करेक्ट करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर लें और तब आप करेक्ट कर लें, अपने से जो संभव है कर लें, तब सुने कि मैं कैसे बता रहा हूं, इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो रेयरली, स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन पेयर्ड कंजंक्शन के रूप में आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, जो कि यहाँ पर क्लियर हुआ। आगे, इट इज 7 हियर एंड द क्वेश्चन इज 2 hours have passed since he had fallen asleep। यह क्वेश्चन टेंस से है और टेंस का रूल कहता है कि यदि सिंस के पहले हैज़ हैव V3 का प्रयोग हुआ हो तो इसके बाद में V2 का ही प्रयोग होगा। यदि सिंस के पहले हैज़ हैव V3 का प्रयोग हुआ हो तो इसके बाद में V2 का ही प्रयोग होगा, यानी हैड फॉलन हटा करके हमें फेल का प्रयोग करना होगा। 2 hours have passed since he fell asleep। जब से वह सोया है तब से 2 घंटे बीत चुके हैं, यही हिंदी होगा। अच्छा, दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, कि यदि कंजंक्शन फील करने के लिए आ जाए, पहले प्रेजेंट परफेक्ट दिखे, बाद में सिंपल पास्ट दिखे और पढ़ करके देख लें, जब से तब से का अर्थ निकल रहा हो, ऐसा लगे कि यहाँ हिंदी में जब से तब से आ रहा है, तो बहुत कुछ ना सोचें, आप सिंस भर दें, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, इट इज़ 8 हियर एंड द क्वेश्चन इज आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। दोनों में से कोई सड़क पार्क को जाती है, यानी दोनों में से किसी से आप जा सकते हैं। एरर यहाँ क्या है, तो लीड, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसे इससे भी और ब्रॉड में इसे आप याद करें कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, समवन, नो वन, एनीवन, नोबडी, एवरीबडी के बाद ऑफ लगा है तो नाउन प्लुरल होगा, फिर भी वर्ब सिंगुलर होगा। अच्छा, कई बार ऑफ नहीं रहता है, ऑफ नहीं दिया हो तो नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। जैसे इसी सेंटेंस में से हम ऑफ को गायब करें तो यह होगा आइदर रोड, तब हम रोड्स नहीं लिख सकते, हमें लिखना होगा आइदर रोड और वर्ब हमारा सिंगुलर ही होगा, लीड्स टू द पार्क। यानी आइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन सीधे दिया गया हो, ऑफ न हो, तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और वर्ब नाउन दिया गया हो प्लुरल तब भी, दिया गया हो सिंगुलर तब भी, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। आगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन कहा जा सकता है और यह क्वेश्चन इन डेफिनिट प्रोनाउन से भी कहा जा सकता है। इट इज़ 9 हियर एंड द क्वेश्चन इज आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। टेंस से यह प्रश्न है, आप यहाँ अगो देख रहे हैं, यदि वाक्य में एगो लगा हो तो उसका टेंस सिंपल पास्ट ही होता है। यह जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का है, यदि इसमें से हम हैव हटा दें तो यह ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, आई पास्ड द एग्जामिनेशंस 2 years ago। यदि वाक्य में एगो लगा हो या इट इज़ टाइम वाले पैटर्न लगे हों, जैसे इट इज़ टाइम के पैटर्न में क्या होता है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ नाउ टाइम, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट के साथ कोई भी टाइम दे दे, जैसे लास्ट डे दे दे, लास्ट वीक दे दे, या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर दे दिया गया हो,
कोई भी ऐसा ईस्वी दे दिया गया हो जो बीत चुका हो, जैसे 2015, बीता हुआ कोई भी समय आप देखें एटसेट्रा, तो इस स्थिति में आप हमेशा V2 का ही प्रयोग करें। V2 सबके साथ V2, वही यहाँ देख रहे हैं एगो लगा है, इसलिए हम हैव हटा देंगे। आंसर होगा आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, मैं परीक्षा 2 वर्ष पहले पास किया था। ओके, it is 10 here and the question is, one of my desires are to become a doctor. One of का ट्रिक सीख लें आप सभी। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और प्लूरल प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहाँ नाउन सही है, यहाँ एरर नहीं है। वन ऑफ माई डिजायर्स आर के जगह इज होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल चाहिए लेकिन वर्ब सिंगुलर चाहिए। कोई है जिसके बहुत से डिजायर्स हैं और उसमें से एक डिजायर है डॉक्टर बनने का, तो एक डिजायर ही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट डिजायर्स नहीं है, डिजायर्स में से एक है। उनकी बहुत सी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं, और उनमें से एक है डॉक्टर बनना, तो सब्जेक्ट आपका सिंगल है, सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए वर्ब होता है सिंगुलर। कई बार शिक्षक आपको केवल रटा देते हैं कि देखो वन ऑफ लगा हो तो सिंगुलर होगा। ठीक है, क्यों होगा? तो इसलिए होगा क्योंकि वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थियों में से एक, यानी सब्जेक्ट हुआ एक, इसलिए वर्ब होगा सिंगुलर। ओके, इट इज 11 हियर एंड द क्वेश्चन इज, इट इज हु, सॉरी, इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। यहाँ एक और बात कि रेस्पॉन्सिबल के साथ प्रेपोजिशन आप फॉर लगाएंगे। हाँ, अगर रेस्पॉन्सिबल के बाद ह्यूमन बीइंग है तो आप टू लगाएं, जैसे यू आर रेस्पॉन्सिबल टू योर सन, यू आर रेस्पॉन्सिबल टू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, या टू योर फैमिली, वहाँ फैमिली का मतलब भी मेंबर से ही होता है। यह क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से है, सिंटेक्स से भी कह सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत एक रूल मैं पढ़ाता हूँ, या एक रूल आता है, सभी शिक्षकगण पढ़ाते हैं कि वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, verb is used according to the antecedent and not to the relative pronoun। अब यहाँ who जो है वो relative pronoun है, और यह ग्रामर का रूल है कि यदि who जोड़ने के लिए, यानी relative pronoun जोड़ने के लिए यूज हुआ हो, तो verb का चयन करते समय relative pronoun के ठीक पहले यूज हुए नाउन या प्रोनाउन को देखें और verb को भर दें। जब हमारा सब्जेक्ट आई है तो एम होगा, एंटीसीडेंट ही सब्जेक्ट होता है इसमें, तो आई के साथ इज कैसे आप लिख सकते हैं, इसलिए एम होगा। इसका बेस्ट तरीका होता है, मैं एक तो ट्रिक यहाँ सिखा दिया, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि आप हु को ढक दें। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हु व्हिच दिया गया हो उसे ढक दें। ढकेंगे स्पष्ट दिखेगा कि आई के साथ क्या लगाना है, तो स्पष्ट होगा कि एम, तो लगा दें एम, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रूल क्या है कि वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट एंड नॉट टू द रिलेटिव प्रोनाउन। वर्ब का प्रयोग एंटीसीडेंट के अनुसार करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार नहीं। इसलिए यहाँ जो आपका आंसर होगा वह टू होगा। आई को आपने नहीं काटा, आपने इज को काटा, इज के बदले आपने एम का प्रयोग किया। मैं ही तो हूँ जो इस डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। ओके, It is 12 here and the question is, the train had left when he had reached to the station। डबल मिस्टेक यहाँ आपको दिख रहा है। when से पास्ट के दो क्लॉज जुड़े हुए हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत यह आप सीखते हैं कि जब दो घटनाएं एक के बाद एक करके घटती हैं तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, अन्यथा सिंगल एक्शन के लिए
हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे आई हैड गॉन देयर, यह गलत है, हमें आई वेंट देयर लिखना होता है। लेकिन जब दो घटनाएं घटती हैं तब तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, तो यदि कंजंक्शन के रूप में बिफोर का यूज हुआ हो, अब एक एरर के चलते आप कई चीज सीख रहे हैं, बिफोर का यूज हुआ हो तो इसके पहले वाले पार्ट में हैड प्लस V3 होगा और इसके बाद वाले पार्ट में V2 होगा। यदि कंजंक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग हुआ हो तब भी पहले वाले पार्ट में हैड V3 होगा और बाद वाले पार्ट में V2 होगा। यदि कंजंक्शन के रूप में आफ्टर का प्रयोग हुआ हो तो पहले वाले पार्ट में V2 होगा और बाद वाले पार्ट में हैड प्लस V3 होगा, क्योंकि बिफोर का अपोजिट होता है आफ्टर, तो स्ट्रक्चर भी अपोजिट हो जाता है। अब आप ट्रिक से मिला करके देखें, व्हेन के पहले हैड V3 है, सही है। अब व्हेन के बाद क्या होना चाहिए, V2, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ फिर हैड आ गया है, इसलिए यह गलत है। हैड को रिमूव करें, सेंटेंस होगा करेक्ट। दूसरी गलती क्या है कि रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता है, संयोगवश दोनों एक ही ब्लॉक में है, इसलिए आंसर 3 होगा। बट 2 यहाँ देना भी छूट ही गया है। खैर जो हो, आप एरर सीखें। रीच के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, जबकि अराइव के बाद एट या इन लगता है, जैसा कि मैंने पहले के क्वेश्चन शायद 1 या 2 में मैंने बताया। तो आप ये ट्रिक सीख लें, बिफोर, व्हेन और आफ्टर, और यही यहाँ काम कर रहा है। मूव टू द नेक्स्ट। It is 13 and the question is, I wish I am the richest person in the whole world. मेरी कामना है कि मैं पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाऊं। तो सिंटैक्स के अंतर्गत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत बताया जाता है कि आई विश, ओ दैट, वुड दैट, एज इफ, एज दो के बाद मैं लिख देता हूं। जो बिल्कुल कमजोर विद्यार्थी हैं उन्हें केवल सुनकर क्लियर नहीं होता है। आई विश, ओ दैट, वुड दैट, इफ, लेकिन इफ कंडीशन को भी व्यक्त करता है, कंडीशन नहीं जब सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस, इच्छा सूचक इत्यादि में आया हो तब। इफ, एज इफ या एज दो, दोनों सेम है, एज इफ चाहे एज दो, दोनों का सेम प्रयोग होता है। ये अगर यूज हुए हों तो इनके बाद इसमें जो भी सब्जेक्ट आया हो, आप बिना सोचे समझे वर का प्रयोग करें, सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। आई विश आई वर, यानी आंसर होगा 1। आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मैं सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं, यह मेरी कामना है। तो कामना सूचक वाक्यों में, इच्छा सूचक वाक्यों में, अनुमान सूचक वाक्यों में आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 14 हियर एंड द क्वेश्चन इज, अ मोमेंट डिले would have proved costly in the situation. A moment delay, क्वेश्चन यह नाउन एंड केस से है। ए मोमेंट डिले कहने वाले का तात्पर्य है कि एक पल का विलंब, एक पल की देरी, एक क्षण की देरी। तो की के लिए यहाँ कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, कुछ जोड़ ही नहीं रहा है मोमेंट और डिले को। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम मोमेंट में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। जैसे आपको कहना हो 1 मिनट का टाइम, तो आपको कहना होगा अ मिनट्स टाइम, अ मिनट्स टाइम। आपको कहना हो 1 सप्ताह की छुट्टी, तो आपको कहना होगा ए वीक्स लीव। यानी अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तब इनसे संबंध, यानी मोमेंट और डिले में संबंध जुड़ पाएगा। नहीं था इसलिए गलत था, तो 14 का आंसर 1 होगा। Next, it is 15 and the question is, after knowing truth, they took the right decision in the matter. यानी सच्चाई को जान लेने पर वे लोग इस मैटर में सही निर्णय लिए। तो सच्चाई को जान लेने पर, यानी वहाँ जिस सच्चाई की बात हो रही है वह सच्चाई खास है, जिस सच्चाई की बात हो रही है वह सच्चाई खास है। और मैंने पहले ही एक क्वेश्चन में कहा था कि जब भी किसी नाउन को खास बनाया गया हो तो उसके पहले आप द का प्रयोग करें। तो आंसर होगा आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। आर्टिकल से यह प्रश्न है।
It is 16 here and the question is, our efforts are aimed to bring about a reconciliation. Reconciliation reconcile verb का नाउन है, इसका अर्थ होता है पुनर्मिलन। रिकॉन्सिलिएशन पुनर्मिलन। तो आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग, अब यहाँ दो मिस्टेक है बट दोनों एक में ही है। आवर एफर्ट्स आर एम्ड एट ब्रिंगिंग, अब यहाँ क्या लॉजिक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन एम के साथ हमेशा एट लगता है, आप याद करें, एम एट फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। लक्ष्य रखना, एम एट लक्ष्य रखना, तो जब एम के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे तो बाद वाला जो वर्ब है वह वर्ब वन नहीं रह जाएगा, वह जेरंड में बदल जाएगा। इसलिए आवर एफर्ट्स आर एम्ड एट ब्रिंगिंग हो जाएगा, ब्रिंगिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलिएशन। ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब है, इसे भी आपको याद करना चाहिए। ब्रिंग अबाउट घटित होना, घटित होना, होना या का कारण बनना, का कारण बनना। तो आंसर 16 का 2 होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज 17 हियर एंड द क्वेश्चन इज आई डोंट वांट टू लूज इट। शब्द पर आधारित यह प्रश्न है। टू के बाद वर्ब वन चाहिए, यह लूज शब्द वर्ब है ही नहीं, यहाँ पर LOSE होगा। इसे बेहतर समझने के लिए आप इन शब्दों पर ध्यान दें। LOSE वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है खो देना, खो देना या हार जाना, खो देना या हार जाना। LOOSE एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अर्थ होता है ढीला ढाला, ढीला ढाला या पतला। लूज से लूज पैंट्स, लूज मोशन आप सुने होंगे, ढीला ढाला या पतला। लॉस, ये तीन शब्द आप सुनते होंगे, प्रायः विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ से आप क्लियर कर लें। लॉस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका अर्थ होता है हानि या क्षति या नुकसान। तो हमें टू के बाद क्या चाहिए था, वर्ब वन, इसलिए हमने LOSE का प्रयोग किया। LOOSE तो एडजेक्टिव है, यह तो वर्ब का काम कर ही नहीं सकता, इसलिए 17 का आंसर 3 होगा। इट इज 18 हियर एंड द क्वेश्चन इज आई यूज्ड टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। अब यहाँ यह प्रश्न टाइम एंड टेंस से है। यहाँ हमें ध्यान क्या देना है कि यह यूज जो है इसे यूज करना वर्जित है। मैं खेला करता हूं के लिए आप लिखें आई प्ले, मैं खेला करता था के लिए आप लिखें आई यूज्ड टू प्ले। अब कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले, खेला करता हूं तो क्यों ना हम लिख दें आई यूज्ड टू प्ले। ऐसा मन में आता है, ऐसा लोग लिखते भी हैं। बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टाइम एंड टेंस, यूज कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट डिड। यदि इसे आप पास्ट में यूज करना चाहते हैं तो डिड नॉट लगा करके यूज करें नेगेटिव बनाने के लिए, और यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसका यूज ही न करें। आदत को व्यक्त करने के लिए USE का यूज न करें, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। मैं खेला करता हूँ के लिए आप केवल लिखें आई प्ले, कभी न लिखें कि आई यूज टू प्ले, गलत है। पास्ट में बोलना हो तो आई यूज टू प्ले, प्रेजेंट में बोलना हो तो आई प्ले, यही कारण है यहाँ, इसी से यह गलत हुआ है। अब हम लिखें तो दोनों पार्ट प्रभावित होगा, तो एक ही प्रभावित हो, इसलिए हम इसे प्रेजेंट में लिख देते हैं। आई यूज्ड टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, यानी मैं जल्दी काम पर जाया करता था। आई यूज्ड कर दें, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इट इज 19 हियर एंड द क्वेश्चन इज यू नो दैट आई हैव मेनी वर्क टू डू। आंसर 4 होगा, 4 नंबर पार्ट में एरर है। यू नो दैट आई हैव मेनी वर्क्स। Work is an uncountable noun and no uncountable noun can be preceded by many.
अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मेनी का प्रयोग नहीं करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। और नाउन में आपने पढ़ा है कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, पोएट्री, इमेजरी, क्रॉकरी, ब्रेड, चौक, सोप एट्सेट्रा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके पहले मेनी कभी नहीं लगेगा। मेनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगता है और मच अनकाउंटेबल नाउन के पहले, इसलिए हम मच वर्क करें, हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। इट इज 10 हियर एंड द क्वेश्चन इज हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। कई बार क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली। यहाँ हमें हार्डली की नहीं, यहाँ हमें हार्ड की जरूरत है। हार्ड शब्द जो है और हार्डली ये दोनों एडवर्ब ही हैं। अब हार्ड एडजेक्टिव का भी काम करता है, वो एक अलग बात है, बट यहाँ हार्ड और हार्डली दोनों एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं, हुए हैं। तो आप कैसे अंतर करें? तो जब कठिन के अर्थ में यूज करना हो आपको कि वह कठिन परिश्रम करता है, तब आप हार्ड का यूज करें। और मुश्किल से यानी नेगेटिव सेंस, मुश्किल से या ना के बराबर नेगेटिव सेंस में आप हार्डली का यूज करें, यह नेगेटिव हो जाता है। तो हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड होगा, यानी उसका बेटा कठिन परिश्रम, बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। तो अर्थ जब कठिन हो तो आप हार्ड का यूज करें, यह एडवर्ब का काम करता है। हार्डली भी एडवर्ब है, बट यह नेगेटिव सेंस रखता है मुश्किल से। जैसे ही हार्डली गोज आउट ऑफ हिज हाउस, वह मुश्किल से अपने घर से बाहर निकलता है, यानी कहने वाला यह कहना चाहता है कि वह लगभग नहीं निकलता है अपने घर से। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली, आप समझ गए होंगे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 21 एंड द क्वेश्चन इज ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। ही आस्क्ड मी, जब किसी WH वर्ड का प्रयोग दो क्लॉज को जोड़ने में किया गया हो तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कुड आई नहीं होगा, आई कुड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, कई बार पूछा गया है। तो ही आस्क्ड मी व्हेन आई कुड फिनिश द वर्क, आंसर होगा। दूसरी बात, एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ आस्क्ड मी किया गया है तो यहाँ दैट भी नहीं लग सकता था। कई बार देखा गया है कि यहाँ आस्क्ड, इंट्रोगेटेड, वांटेड टू नो, एनक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया गया और यहाँ दैट लगा दिया गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये टाइप आप सीख लिए, आंसर होगा 2। फिर से जान लें कि जब दो क्लॉज को, दो पार्ट को जोड़ने के लिए, क्लॉज समझ में न आए तो आप समझ लें, वाक्य के पार्ट को क्लॉज कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य होता है। तो देखिए, ही आस्क्ड मी एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है आई फिनिश द वर्क। दो पार्ट WH वर्ड से जुड़े हैं, तो पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब होगा उस पार्ट में जो WH वर्ड के ठीक बाद आएगा। बहुत बार यह प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आ चुका है। ओके, इट इज 22 एंड द क्वेश्चन इज दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। अच्छा, ये इडियोमेटिक क्वेश्चन है। फ्रीली यहाँ 3 नंबर छूटा है टाइप में। फ्रीली ऑफ चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ चार्ज होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। या तो हम फ्री ऑफ चार्ज लिखें और नहीं तो हम लिखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रीली ऑफ चार्ज नहीं, फ्रीली ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। इसे याद करना होगा, याद कर लेंगे। आंसर 3 होगा। It is 23 and the question is the governing board comprises of। prepositional question यह भी है, comprise के साथ कभी भी of का प्रयोग न करें। comprise का मतलब होता है consist of। दोनों का हिंदी होता है से मिलकर बना होना। दोनों का हिंदी होता है से मिलकर बना होना या से जुड़कर बना होना।
इसका हिंदी भी होगा से मिलकर बना होना, और इसका हिंदी भी होगा से मिलकर बना होना। अंतर यही है कि जब भी कंसिस्ट वाक्य में यूज होगा तो ऑफ अपने साथ हमेशा रखेगा, जबकि कंप्राइज कभी भी ऑफ नहीं रखेगा, और इसी कारण से 23 का आंसर 2 हो रहा है, याद कर लेंगे। इट इज 24 एंड द क्वेश्चन इज पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। संभव हो तो पेपर को रिसाइकल कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। पैसिव वॉइस है ना, पेपर सब्जेक्ट है। अब पेपर तो रिसाइकल करेगा नहीं, पेपर को रिसाइकल किया जाएगा, यानी पैसिव वॉइस चाहिए। अगर सब्जेक्ट एक्टिव हो तो एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट पैसिव हो, पैसिव मतलब वो खुद काम नहीं कर रहा हो, तब पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो यहाँ होगा रिसाइकल्ड। सब्जेक्ट एक्टिव हो, यानी वाक्य में दिए गए काम को सब्जेक्ट कर रहा हो, तो एक्टिव वॉइस का यूज करें। सब्जेक्ट को ही किया जा रहा हो, किया गया हो, किया जा चुका हो, किया जाने वाला हो, तो आप पैसिव वॉइस का यूज करें। जैसे रिसाइकल करने का काम पेपर को नहीं करना है, पेपर को किया जाना है। पेपर नहीं करेगा, इसे रिसाइकल किया जाएगा, यानी यहाँ हमें पैसिव की जरूरत थी, आंसर होगा 2। दूसरी बात कि अगर मॉडल वर्ब के बाद बी लगा है, ये ट्रिक भी आप सीख लें। किसी भी मॉडल शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू के साथ अगर आपको बी दिखाई पड़ रहा है तो 3 ही चीजें हो सकती है। या तो नाउन आएगा, नहीं तो एडजेक्टिव आएगा, नहीं तो भी3 आएगा, और भी3 आकर के उस सेंटेंस को बना देगा पैसिव। तो ये 3 चीजें ही संभव है, चौथा कुछ अंग्रेजी में संभव नहीं है कि हो जाए। यहाँ बी दिख रहा था यानी वर्ब है, तो भी1 हो ही नहीं सकता, भी3 करेंगे, नहीं तो बी गलत होगा। तो अब चेक करके देखिए, तो बी यहाँ सही है, क्योंकि हमें ज़रूरत पैसिव की है। ओके, द नेक्स्ट इज आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन। नाउन से यह प्रश्न है, नाउन है। नंबर से यह प्रश्न है, आंसर 2 होगा। पोएट्रीज के जगह पर पोएट्री होगा। थोड़ी देर पहले मैं किसी क्वेश्चन में बोल रहा था, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, आप सभी याद करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उतना मैं लिखूंगा नहीं, वीडियो को रोक करके सुन करके आप नोट कर सकते हैं। रूल है कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, इमेजरी, ब्रेड, चौक, सोप, ईटीसी का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, और इनके लिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो पोएट्रीज हो ही नहीं सकता, सीनरीज, मशीनरीज हो ही नहीं सकता। इस पर आप ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आज के इस क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन लिया था और 25 को मैंने एक्सप्लेन किया। मैं एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी एक जिम्मेवारी समझ करके इसे शेयर जरूर करें, नए लोगों तक जरूर पहुँचाएं। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।